नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी है उसका आज छठा दिन है। यूक्रेन से आज भारत के लिए एक बुरी खबर आई है। लगातार वहां से स्टूडेंट्स को लाए जाने का सिलसिला चल रहा है, लेकिन खार्किव में आज सुबह रूसी हमले में वहां पे जो शेलिंग हो रही है उसमें एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है, नवीन शेखरप्पा। हमले में जान गंवाने वाले छात्र की पहचान हुई है। 20 साल के नवीन शेखरप्पा के तौर पे वो खार्किव मेडिकल यूनिवर्सिटी में चौथे ईयर के छात्र थे। जिस समय ये हमला हुआ वो एक राशन की दुकान के सामने कतार में खड़े थे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो नवीन के घर वालों के संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री ने नवीन के पिता से फोन पर बात करके उन्हें ढाढ़स बंधाया है। ये भी बताया गया है, आपको मालूम हो कि खार्किव में लगातार आज शेलिंग हो रही है रूस की तरफ से और कई दफ्तर को भी निशाना बनाया है रूसी मिसाइल ने। यूक्रेन रूस युद्ध के से जो हालात पैदा हुए हैं उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक और हाई लेवल मीटिंग की है, जो कि पिछले 3 दिनों में ये चौथी बैठक है। वहां से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए प्रधानमंत्री ने वायुसेना को भी इसमें शामिल किया है। C-17 ग्लोबमास्टर भी इस काम में अब लगेंगे। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने एक बड़ा हमला किया है। वहां के एक सरकारी दफ्तर पर मिसाइल से हमला किया है। इस हमले में आम नागरिकों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन का कहना है कि इस हमले में आम लोगों के सात नागरिकों के जो नगर वहां पे शहर है उसका बुनियादी ढांचा भी तबाह हो गया है। यूक्रेन ने रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का भी दावा किया है और कहा है कि 29 रूसी विमान और 29 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। रूस का कहना है कि उसने यूक्रेन के 32 सैनिक मारे हैं। Yes! Yes, भारत के लिए यूक्रेन के खार्किव से आज बुरी खबर आई। रूस के हमले में भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा की मौत हुई है। उन्होंने 2 दिन पहले अपने पिता और अपने दादा के साथ एक वीडियो चैट की। इसमें नवीन ने वहां के हालात के बारे में बताया था। उसने ये बताया था कि फिलहाल 15 से 20 लोग निकल चुके हैं, बाकी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। नवीन ने उनको बताया था कि कुछ रेलगाड़ियां चलने लगी हैं, लेकिन दादाजी ने उससे कहा था कि बिना किसी मदद के कोई खतरा मोल मत लेना। यूक्रेन में रूसी हमले में जान गंवाने वाले नवीन के पिता से प्रधानमंत्री ने भी बात की है। Your media informed to our senior officials, embassy, Prime Minister to bring back my son's dead body. Okay. And also I request to all these political leaders kindly look into the matter and see that donation it is very bad, and all these intelligent students, they are going to study in abroad. They think that education here, if they plan to get that education here, they have to pay crores to get that seat. And the same education, better than this, they are getting very good education in abroad, and all this practical equipment also very standard. Here in India, only that cost-wise, they are allotting the seat, because my son has got 97% in the PUC. और इस बीच केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह पोलैंड पहुंच गए हैं। वहां उन्होंने वॉर्सो के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में 80 भारतीय छात्रों से मुलाकात की है। आपको बता दें कि पोलैंड में ने ये कहा है कि भारतीय छात्र जो हैं वो पोलैंड की सीमा में आ सकते हैं बिना वीजा के। और इस जंग के बीच आज यूरोपीय संघ की संसद की आपात बैठक हुई है, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति शामिल हुए। जेलेंस्की ने कहा कि रूस आतंक मचा रहा है, लेकिन यूक्रेन टूटने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। जेलेंस्की ने यूरोपीय संघ की सदस्यता की मांग करते हुए कहा कि इससे संगठन और मजबूत होगा, क्योंकि यूक्रेन ने अपनी ताकत साबित की है। We are fighting just for our land and for our freedom, despite the fact that all large cities of our country are now blocked. Nobody is going to enter and intervene with our freedom and country. And believe you me, every square
of today, no matter what it's called, it's going to be called, as today, Freedom Square in every city of our country. Nobody's going to break us. We're strong. We're Ukrainians. यूक्रेन और रूस के बीच चल रही लड़ाई के चलते 15,000 से ज्यादा भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। इनमें ज्यादातर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वहां गए थे। हर साल हजारों छात्र यूक्रेन, रूस, बेलारूस जैसे देशों में मेडिकल पढ़ने क्यों जाते हैं, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। बिजनौर के शाह फहद ने मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचकर राहत की सांस ली। 2016 में नीट पास नहीं कर पाए तो डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए यूक्रेन चले गए। वहां एमबीबीएस की 4 साल की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, 2 साल अभी बाकी हैं। इंडिया में नीट देना पड़ता है, नीट यूजी का एग्ज़ाम होता है, उसके आधार पे सीट अलॉटेड होती हैं। लेकिन तकरीबन 15 से 16 लाख बच्चे जो है नीट का एग्ज़ाम लिखते हैं, लेकिन उनमें से 15 से 20 हज़ार को ही सीट अलॉटेड होनी होती है। उसके बाद जो बच्चे होते हैं उनके पास ऑप्शन है या तो प्राइवेट, जो कि लगभग अराउंड कॉस्ट करेगा 1 करोड़ के लगभग 80-90 लाख 1 करोड़ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर है। तो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतना, ऑब्वियसली वो बाहर के ऑप्शंस फिर देखते हैं। बाहर के ऑप्शंस में सिर्फ यूक्रेन नहीं है, यूक्रेन, रशिया, कजाकिस्तान है और भी हैं, चाइना है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि कॉस्ट जो है पूरी हाफ से भी कम हो जाती है। अराउंड मैक्सिमम 25 to 30 लाख बच्चा अपना एमबीबीएस पूरा कंप्लीट कर लेता है। शाह फहद जैसे करीब 20,000 छात्र हर साल रूस, यूक्रेन, बेलारूस, रोमानिया, जॉर्जिया जैसे देशों में एमबीबीएस करने क्यों जाते हैं? इसका जवाब तलाशने के लिए हम एकलव्य ओवरसीज की प्रतिभा चौहान के पास पहुंचे। 15 वर्षों से वो रूस, बेलारूस, यूक्रेन जैसे देशों में एमबीबीएस में छात्रों का दाखिला करवा रही हैं। उनके मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह कम फीस और अच्छा आधारभूत ढांचा है। मसलन इन देशों में 6 साल का एमबीबीएस की ट्यूशन फीस से लेकर रहने खाने का खर्चा महज 25 से 30 लाख रुपए में पूरा हो जाता है। अलग अलग देशों की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए नीट पास करना जरूरी है। साथ ही विदेशी यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस में दाखिला लेने के लिए एमसीआई ने नीट में 137 नंबर पाना जरूरी रखा है। अब्रॉड में ट्यूशन फीस बहुत कम है। बाहर बच्चा अपना आराम से 30-35 लाख में पूरा एमबीबीएस अपने सारे खर्चे सब कुछ मिलाकर के कर सकता है। अच्छा, 6 साल का पूरा 6 साल का सारे एक्सपेंसेस मिला के बाहर अब्रॉड से कम बजट में बच्चा एमबीबीएस कर सकता है। तीसरा फैक्टर ये है कि इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से, बिकॉज जनरल कैटेगरी का बच्चा अच्छा स्कोर करने के बाद भी सीट नहीं ले पाता अगर उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। अगर वो एक अच्छा अमाउंट लाइक 70-80 लाख और 1 करोड़ तक अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको इंडिया में सीट नहीं मिलती। बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस इज बहुत एक्सपेंसिव है इंडिया के। 2014 में सरकार ने देश भर में 157 मेडिकल कॉलेज और 15,700 सीटें बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन अब तक 46 मेडिकल कॉलेज ही खुल सके हैं। उनमें भी फैकल्टी की भारी कमी है। देश में एमबीबीएस की 75,000 सीटें हैं, जिनमें सरकारी सीटें महज 45,000 ही हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में भी छात्र क्या इसी तरह मजबूरी में विदेश पढ़ने जाते रहेंगे? एमसीआई गवर्निंग बॉडी के पूर्व सदस्य डॉक्टर राजीव सूद के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वालों की बेहद कमी है। हमारा हेल्थ बजट स्पेंडिंग बहुत कम है, 1% जीडीपी के आसपास घूम रहा है। हमारी जो आसपास की कंट्रीज बांग्लादेश वगैरह उनसे भी नीचे है। ये रिटायरमेंट एज बढ़ाने से आपको कॉन्ट्रैक्ट और एडहॉक का अल्टरनेटिव था, आपने ऊपर भी एडहॉक कर दिया, नीचे भी एडहॉक कर दिया। आपके पास मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, उसको चलाने के लिए टीचर कहाँ है? आपकी जो वैकेंसीज हैं वो कितनी हैं आपके पास इस टाइम? स्पेशलिस्ट वही पढ़ाते हैं, और जो स्पेशलिस्ट हैं वो 80 से 85% मेडिसिन में, सर्जरी में, ऑक्स गाइनी में, इन सब में डेफिशिएंसी है। हालांकि रूस, यूक्रेन और विदेशी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करने पर उनको भारत में प्रैक्टिस करने के लिए नेक्स्ट नाम की परीक्षा पास करना जरूरी है। लेकिन भारत में मेडिकल कॉलेज में दाखिला और आरक्षण के बाबत बनी पॉलिसी को भी तार्किक करने की जरूरत है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर और शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
युद्ध के छठे दिन बड़ी संख्या में रूसी सेना अलग अलग हिस्सों से यूक्रेन के अलग अलग शहरों में दाखिल हो रही है, लेकिन उन्हें यूक्रेन की सेना के साथ साथ वहां के आम नागरिकों से जबरदस्त मुकाबला करना पड़ रहा है, प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। एक कस्बे की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने रूसी टैंकों को रोक दिया। खबरों के मुताबिक कोर्युकोवका नाम के एक कस्बे से गुजरते हुए रूसी सैनिक रास्ता पूछने के लिए रुके थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया ताकि वो कीव की ओर न जा सकें।